है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूँ आपके लिए टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं बात करता हूँ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसमें पूछे जाने वाले सवाल, जो कि डीएसएसबी और केवीएस के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक वीडियो आपके टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज। तो अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके लाइव क्लासेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से, लर्निंग डिसेबिलिटी मे अकर ड्यू टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है किसी बच्चे के अंदर वो इन रीजनों के, इन जो नीचे जो आपके पास जो 4 रीजन दे रखे हैं उसके बेसिस पे हो सकते हैं एक्सेप्ट, इनको छोड़ करके। यानी कि आपको जो आंसर आइडेंटिफाई करना है या पिक करना है वो पिक करना है लर्निंग डिसेबिलिटी के रीजन का, जो इनमें से नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 तो ऐसे होंगे जिस जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में डील करता है, एक है जो नहीं डील करता है। तो जो नहीं डील करता है हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर। तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट जो आपके पास ए ऑप्शन है, इसमें सेरेब्रल डिस्फेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, सेरेब्रल डिस्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी बच्चा है उसके दिमाग में या मानसिक रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यानी कि वो बाकी जो बच्चा है, बाकी जो नॉर्मल जो स्टूडेंट है, नॉर्मल जो चाइल्ड है, उसके कंपैरिजन में इस बच्चे का मानसिक विकास प्रॉपर नहीं हो हुआ होगा, किसी कारणवश कोई बीमारी होगी, इस वजह से ये बात करता है। अच्छा, बी ऑप्शन में आपसे बोला गया इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का एक रीजन क्या हो सकता है कि भी इमोशनली डिस्टर्ब रहता हो बच्चा। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के साथ ना रहता हो, या फिर उसे लव एंड केयर जो बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। इस वजह से वो लर्निंग की डिसेबिलिटी कैटेगरी में बच्चा आ रहा है और वो प्रॉपर तरीके से लर्निंग के जो टारगेट उसे अचीव नहीं कर पा रहा है, ये एक रीजन बोला जा रहा है। सी में आपसे बोल रहा है कि बिहेवियर डिस्टर्बेंस, यानी कि उस बच्चे के अंदर जो बिहेवियर है उसके अंदर डिस्टर्बेंस है। यानी कि अगर मान लीजिए उसे आप पढ़ा रहे हो, ठीक से पढ़ना नहीं चाह रहा है, जब आप कुछ बोलते हैं उसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो ये एक रीजन हो सकता है उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी के। और लास्ट जो डी ऑप्शन है, इसमें बोल रहा है कि कल्चर फैक्टर, यानी कल्चर फैक्टर का मतलब जो भी उसके घर के आसपास जो भी जिस सोसाइटी से बच्चा बिलोंग करता है उसके कल्चर से की वजह से, उसकी जो संस्कृति के लोग जो रीति रिवाज की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा, ये एक रीजन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार आप अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूं आपको सही आंसर क्या है। तो आपने ये 4 ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन में कि लर्निंग डिसेबिलिटी के रीजन क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है डी, यानी कि कल्चरल फैक्टर ये नहीं हो सकता किसी भी बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण। बाकी हो सकता है सेरेब्रल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, यानी कि मानसिक रूप से कोई बीमारी बच्चे का वो हो सकता है। इमोशनल डिस्टर्ब है बच्चा तो भी हो सकता है, वो बिहेवियर डिस्टर्बेंस चल रहा है बच्चे के साथ तो ये भी हो सकता है। लेकिन कल्चर कोई फैक्टर नहीं है जो कि किसी बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी का एक रीजन बने। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एन इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जहां पे सब कुछ मिला जुला कर, यानी कि बॉयज गर्ल्स सब एक साथ जब पढ़ते हैं उसके बारे में, उस स्कूल के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि समावेशी स्कूल के बारे में बोला जा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उससे रिलेटेड जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपको ये अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास, इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटी, यानी कि इंक्लूसिव स्कूल वो होता है, वो कमिटेड है बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसके आउटकम को बेहतर बनाने के लिए, बिना इस चीज को ध्यान रखते हुए कि उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी को साइड रख करके उसके जो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही है उसके लर्निंग के अंदर। ठीक है, अगर वो कैपेबल नहीं भी है तो भी उसे कैपेबल बनाया जाता है। इंक्लूसिव स्कूल के बारे में ये स्टेटमेंट आपको बोली गई है। बी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट एंड सेट्स लेस चैलेंजिंग अचीवमेंट टारगेट फॉर स्पेशल एबल चिल्ड्रन, यानी कि इसमें क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट और जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो कि स्पेशल नीड वाले होते हैं, जो स्पेशल जो चाइल्ड जो होते हैं उसके कंपैरिजन में ये दोनों को डिफरेंशिएट कर देता है, दोनों को अलग अलग कहता है, और कहता है कि ये जो नॉर्मल स्कूल वाले उसमें लेस चैलेंजिंग है अचीवमेंट, उसमें स्पेशल नीड वाले, स्पेशल
एबल्ड वाले जो बच्चों के कंपैरिजन में इसके अंदर क्या होता है, कम चैलेंज होता है, ऐसा बोला जा रहा है बी स्टेटमेंट के अंदर। सी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कमिटेड पर्टिकुलरली टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है वो कमिटेड होता है पर्टिकुलरली जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, यानी स्पेशली जो एबल्ड स्टूडेंट होते हैं उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये कमिटेड होता है इंक्लूसिव स्कूल, ये बोला जा रहा है आपका सी स्टेटमेंट के अंदर। और डी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है डिसाइड्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी, कि मतलब जो स्टूडेंट की डिसेबिलिटी के हिसाब से उनकी लर्निंग की जो जरूरत होती है, ठीक है, उसको पूरा करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर से क्या हो सकता है जो इससे रिलेटेड है इंक्लूसिव एजुकेशन से, वो बताना है। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है फर्स्ट, यानी कि ए, कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज कमिटेड टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल द स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटी, यानी कि उसके बैकग्राउंड क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उन सब चीजों को साइड करते हुए लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, लर्निंग आउटकम को इंप्रूव के लिए वो कमिटेड होता है स्कूल, जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में। गिफ्टेड स्टूडेंट से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट आपके पास है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और बाकी 3 जो गलत है उसको अलग करते हुए। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपके पास। ए में आपसे बोला जा रहा है नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, कि गिफ्टेड स्टूडेंट जो उनको जो सपोर्ट की जो जरूरत होती है वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट से, ऑर्डिनरी स्कूल से नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है, बी के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर, कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिना किसी टीचर के, ये बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला है कैन बी गुड मॉडल फॉर अदर स्टूडेंट, कि गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं वो दूसरे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। और डी में बोला जा रहा है कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड, कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो लर्निंग डिसेबल्ड नहीं हो सकते, ये बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये बताना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फर्स्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब जान लेते हैं करेक्ट क्यों है। जैसे इसमें बोला जा रहा है नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, यानी कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उनको जो बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में ऑर्डिनरी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, इनको अलग तरीके से सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रहा है, नॉर्मल टीचिंग हो रही है, तो क्योंकि उस बच्चे को वो सब चीजें पहले से आता है, इस तरह का अगर आप सपोर्ट देंगे भी तो उसके लिए यूजलेस है, क्योंकि ये सब चीजें तो वो खुद से भी कर लेता है। तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजिंग टास्क की जरूरत होती है गिफ्टेड स्टूडेंट को। यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट जो हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका फर्स्ट, यानी कि ए स्टेटमेंट करेक्ट है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये भी गिफ्टेड से रिलेटेड है कुछ, कि गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू, कि जो गिफ्टेडनेस होती है यानी कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो प्रतिभा होती है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो किसकी वजह से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ए, जेनेटिक मेकअप, यानी कि उनके जीन्स में ही उन्हें जेनेटिक फॉर्मेशन जब उस बच्चे का हुआ है, यानी कि जब बच्चा बाय बर्थ जब बच्चा हुआ तो उसको जीन में ही ये चीजें, ये गुण या ये फीचर ऑलरेडी उनके जीन में ही होता है, ऐसा बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है इन्वायरमेंट मोटिवेशन, यानी कि जो इन्वायरमेंटल मोटिवेशन, यानी कि जो बच्चा जो है उसको जो गिफ्टेडनेस होने की वजह यह है कि इन्वायरमेंट में सिचुएशन उसको ऐसी मिली कि वो उसे मोटिवेट करने लग गया और इस वजह से वो ज्यादा हार्ड वर्क करने लग गया और गिफ्टेड बन गया। ठीक है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट में जो फीचर होते हैं उसके इन्वायरमेंट के मोटिवेशन की वजह से उसके अंदर ये गिफ्टेडनेस वाली फीलिंग आती है। अच्छा, सी में बोला गया आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट यानी कि जेनेटिक और सेकंड यानी कि इन्वायरमेंट, दोनों ही फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है गिफ्टेडनेस के अंदर। यानी कि जो गिफ्टेड बच्चा है उसके अंदर जो प्रतिभा का जो मेन कारण जो होता है वो दोनों चीजें होती है, यानी गिफ्टेडनेस भी होती है के अंदर, जो जेनेटिक जो मेकअप है बच्चे का वो भी जरूरी है और साथ के साथ इन्वायरमेंट भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है बच्चे के अंदर। और लास्ट में डी में आपसे बोला गया है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि साइको सोशल फैक्टर है जो उस बच्चे के अंदर की वजह से जिससे वो गिफ्टेड है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है सी, यानी कि कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का, यानी कि इन्वायरमेंट भी और उसका जेनेटिक भी, यानी कि दोनों फीचर के कॉम्बिनेशन से ही एक बच्चा प्रतिभाशाली बनता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर द इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। एक बच्चे के अंदर एक अच्छा एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट जो कि उसे कंड्यूसिव बना सके, उसे तैयार कर सके लर्निंग के लिए और थिंकिंग के लिए। तो बेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट चीज क्या है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ए में बोला गया आपसे कि पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक बच्चा अगर बहुत देर तक शांति से पैसिव होकर के अगर किसी बात को सुनता है, समझता है, तो वो सोचने के लिए और सीखने के लिए उसके लिए ये बेटर इन्वायरमेंट है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट होती है इससे। ये बोला जा रहा है ए में। बी में आपसे बोला जा रहा है होम असाइनमेंट गिवन फ्रीक्वेंटली। अगर आप किसी बच्चे को होम असाइनमेंट यानी कि होमवर्क, गृह कार्य बार बार देते हैं, तो बच्चा थिंकिंग और लर्निंग के लिए सबसे बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उस बच्चे के लिए। ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। और सी में आपसे बोला जा रहा है इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर, कि बच्चे के द्वारा, लर्नर के द्वारा यानी कि अधिगमकर्ता के द्वारा जो इंडिविजुअल काम जो किया जाता है, इससे उस बच्चे के अंदर थिंकिंग और लर्निंग के लिए जो है सबसे बेटर इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर देते हैं। सी में ऐसा बोला जा रहा है। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। जब आप बच्चे को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल बनाते हैं, उसको थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं ताकि वो खुद डिसाइड करे कि उसे क्या सीखना है या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है या कैसे सीखना है। जब उसको डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा सा आप अलाउ करते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं, तो ये बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं किसी भी बच्चे के थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि आप किसी बच्चे के अंदर चाहते हैं कि वो उसके अंदर सीखने की और सोचने की जो क्षमता विकसित हो, तो आप थोड़ा सा उसको अलाउ करना है डिसीजन लेने के लिए, कि उसे क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या करना है। थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए उसे इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, कि मोटर स्किल से रिलेटेड की लर्निंग डिसेबिलिटी है, इनमें से कौन सी है? अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पर किसी एक साइकोलॉजिक टर्म यूज की जाती है आपके क्वेश्चन में अंदर, या किसी भी केस स्टडी में इस तरह की प्रॉब्लम डील की जाती है, तो इस तरह की जो कीवर्ड है आपको ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन 100% चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको अलग से कहीं नोट करके रख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में या इसको थोड़ा सा घुमा के अलग अलग तरीके किसी एक, जैसा मान लीजिए आज फर्स्ट के बारे में पूछा जा रहा है, अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है सेकंड के बारे में पूछा सकता है, फिर थर्ड के बारे में पूछा सकता है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाना बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली है कि इस तरह के क्वेश्चन 100% आएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इन मोटर स्किल से रिलेटेड जो है वो उसके बारे में बताना है। मोटर स्किल से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया जो है वो मोटर स्किल से रिलेटेड एक डिसीज है या फिर कह सकते हैं आप डिसेबिलिटी है, ये बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया की वजह से बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी होती है मोटर स्किल से रिलेटेड। अच्छा, सी में आपसे बोला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की वजह से कि बच्चा मोटर स्किल को डेवलप नहीं कर पाता और ये डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर हो जाती है। और लास्ट में डी में आपसे बोला गया है डिसफैक्सिया। डिसफैक्सिया की वजह से कि बच्चा मोटर स्किल को डेवलप नहीं कर पाता और उसके अंदर मोटर स्किल से रिलेटेड एक डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है ए, यानी कि डिस्पैरेक्सिया। डिस्प्रैक्सिया की वजह से मोटर स्किल डेवलप नहीं होती। अब एक एक करके चारों की मीनिंग और चारों के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो जब भी आपसे बात की जाएगी डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है कि बच्चा जो मोटर स्किल से रिलेटेड अगर कोई वर्क करता है तो उसके अंदर उसे पेन होता है और उस वजह से ये मोटर स्किल से रिलेटेड काम को नहीं कर पाता है। जैसे किसी बच्चे को अगर कुछ लिखना है तो उसकी फिंगर डेवलप नहीं हुई है, वो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो बच्चा लिख सके। यानी कि इसलिए बोला जाता है कि एक बच्चे का स्कूल में जो
जो एज होना चाहिए कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 6 ईयर होनी चाहिए। वो क्यों बोला जाता है, वो इसलिए कि 1 से लेकर 6 साल तक बच्चे का फिंगर यानी फिजिकली वो इतना डेवलप हो चुके ताकि वो पेन पेंसिल वगैरह को अपनी उंगली में अच्छे से होल्ड कर सके, अच्छे से लिख सके। अगर आप 1 साल के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, उसको राइटिंग वर्क स्टार्ट कर देंगे, तो वो बच्चा, या फिर 1 साल से भी कम बच्चे को स्टार्ट कर देंगे, तो वो पेंसिल पेन को प्रॉपर तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा और उस तरह से वो लिख नहीं पाएगा, यानी कि उसकी मोटर स्किल डेवलप अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए एक मिनिमम एज रखा जाता है। तो ये डिस्पैरेक्सिया की वजह से, डिस्पैरेक्सिया का मतलब है मोटर स्किल को करने में जब पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस वजह से ये डिसेबिलिटी होती है। अब बात कर लेते हैं डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया भी एक सिचुएशन होता है, एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जिसके अंदर बच्चा कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क, वो कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क यानी कि अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चा नहीं कर पाता है, लॉजिकल इमेजिंग जो है, इमेजिनेशन वो बच्चा नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये एक डिसऑर्डर बच्चे के अंदर होता है। डिस्कैल्कुलिया का मतलब ये है। अब बात करते हैं डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है कि बच्चे का जो बोलने का जो होता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो स्पीच में डिसऑर्डर होता है, यानी कि ढंग से बोल नहीं पाता, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, ये होता है। जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो थोड़ा तुतला के बोलता है, ढंग से नहीं बोलता है, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे का प्रॉपर तरीके से भी नहीं हो पाया। तो इसलिए भी एक मिनिमम एज जो 6 ईयर रखा गया, उसकी वजह यही है कि जब तक बच्चा 6 साल का होगा तब तक वो अपनी सारी स्टेज को, इस सारी प्रॉब्लम को डील कर चुका होगा और इन सारे जो डेवलपमेंट स्टेज है उनको वो क्रॉस कर चुका होगा। तो इस वजह से भी 6 ईयर जो मिनिमम एज रखा जाता है क्लास 4 में एडमिशन का, वो यही वजह है। और लास्ट में है डिस्फ्रैक्सिया। डिस्फ्रैक्सिया के अंदर क्या होता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है कि वो किसी से कम्युनिकेट कर सके, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है आप कह सकते हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किसी बच्चे का नहीं हुआ है, तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं डिस्फ्रैक्सिया। अब आप समझ गए होंगे कि डिस्फ्रैक्सिया से कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डिसलेक्सिया स्पीच डिसऑर्डर से रिलेटेड है, डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन या लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, और डिस्प्रैक्सिया जो है ये मोटर स्किल के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आई होप ये चारों टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है तो अब एक लाइक तो कम से कम इसके लिए तो बनता है इस वीडियो पे, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ए है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो इसके अंदर बोला जा रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो क्या चीज है। इज ए स्टेबल स्टेट, यानी कि एक स्थिर स्टेज है, इसके बारे में बोला है कि लर्निंग डिसेबिलिटी। बी में आपसे बोला जा रहा है इज ए वेरिएबल स्टेज है, यानी कि जो ऐसा स्टेज है जो वेरी करता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं होता, यानी कि एक ऐसा स्टेज है लर्निंग डिसेबिलिटी वो वेरी करता है, कभी फिक्स नहीं रहता। सी में आपसे बोला जा रहा है नीड नॉट इररिपेयर फंक्शनिंग, कि इसको रिपेयर करने, इररिपेयर फंक्शनिंग के लिए, यानी कि ये ऐसी चीज है कि इसे ठीक नहीं किया जाता, यानी कि ये इररिपेबल फंक्शनिंग है इसके बारे में बोला जा रहा है। और डी में आपसे बोला डज नॉट इंप्रूव द एप्रोप्रिएट इनपुट, कि यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो इंप्रूव नहीं कर सकती, डज नॉट इंप्रूव द एप्रोप्रिएट इनपुट, वो अपने इनपुट को जो आप उसको सिखा रहे हैं किसी बच्चे को, मान लीजिए, और उस बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो उसे इनपुट को वो इंप्रूव नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी, वो आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया वो है आपका बी, यानी कि इज ए वेरिएबल स्टेज है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये कोई फिक्स टर्म नहीं है कि कोई बच्चा अगर किसी चीज को नहीं सीख पा रहा है तो हमेशा नहीं सीख पा रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो अपने एफर्ट लगा कर चीजों को प्रयास करके बार बार अच्छा करके चीजों को सीख सकता है। आज हो सकता है उसके लिए ये डिसेबिलिटी है, बाद में जब वो एफर्ट लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो चीज उसके लिए एबिलिटी बन जाएगी, यानी कि जो अभी आप डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो उसकी एबिलिटी बन जाएगी। यानी कि ये जो टर्म है, ये जो फैक्टर है, ये जो चीज है, ये एक वेरिएबल स्टेज है, यानी कि वेरी कर सकती है। आज डिसेबिलिटी है, कल ये एबिलिटी बन सकती है, कैसे? प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, ये जो 4 आपको दिए गए, ये 4 जो स्टेज दे रखे, 4 जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड जो है उनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से 3 तो ऐसे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग
स्टेज से रिलेटेड है, यानी प्रोसेस से रिलेटेड है, एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले कि आपकी क्या समस्या है उसको नहीं पहचान, तो सबसे पहला काम क्या है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, कि प्रॉब्लम जो है, जो भी काम है, जो समस्या है, जो आपको नहीं समझ पा रहे हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक प्रोसेस। और सी में आपसे बोला जा रहा है एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजी, कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति क्या हो सकती है, पहले उसको एक्सप्लोर करोगे और फिर उसके बाद जो बेस्ट होगा उसको चूज करके सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को, ये बोला जा रहा है सी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एंटिसिपेट आउटकम, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंटिसिपेट करना है ताकि कोई एक आउटकम, यानी कि आपको रिजल्ट मिल सके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस नहीं है, तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके लिए बी, यानी कि ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बल्कि उसके अंदर क्या करता है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके पॉसिबल स्ट्रेटजी, पॉसिबल वे ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लोर किया जाता है, और फिर लास्ट में किसी एक को पिक करके जो भी आपको बेस्ट लिख रहा है उस पर एंटिसिपेट किया जाता है ताकि एक आउटकम, यानी कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल सके, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया, करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम को ब्रेक किया जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहा है कि अ ट्रीट एरर कमिटेड बाय द स्टूडेंट एज ब्लंडर एंड टेक सीरियस नोट ऑफ ईच एरर, कि टीचर को क्या करना चाहिए जब कोई बच्चा कोई एरर करता है, कोई गलती करता है, ठीक है, उसको ट्रीट करना जो ब्लंडर की तरह, बहुत बड़ी त्रुटि या गलती माननी चाहिए और उसको सीरियसली उसको नोट करना चाहिए, हर एक एरर को, हर बच्चे की हर गलती को नोट करना चाहिए और उसे महा गलती कह सकते हो, बहुत बड़ा ब्लंडर मान लेना चाहिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि टीचर शुड मेजर सक्सेस एज ए नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, कि आपको टीचर एज ए टीचर आपको ये मेजर करना चाहिए कि भाई अगर उसका सक्सेस को इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि कितनी बार बच्चा अवॉइड करता है मिस्टेक करने की, यानी कि जो बच्चा सबसे ज्यादा मिस्टेक को अवॉइड करने से, तो वो उसको आप सक्सेस का रेट मान सकते हो, ये बोला जा रहा है। यानी कि बच्चा ऐसा होना चाहिए जो कि एरर बिल्कुल ना करे, तो अगर ऐसा बच्चा आपको मिलता है तो वो क्या है, वो आपका सक्सेस है, वो बच्चे का सक्सेस का रेट आप उसे डिसाइड कर सकते हो, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है नॉट करेक्ट स्टूडेंट व्हाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडिया, जब कोई बच्चा कोई आइडिया लेकर के कोई अपने विचार, अपने कोई आइडियाज आपके सामने प्रेजेंट करता है तो इमीडिएटली उसी टाइम आपको उसको करेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको पहले बोलने देना चाहिए, उसके आइडियाज को आपको सुनना चाहिए, फिर बाद में आप उसे उसके बारे में उसे मॉडिफाई या उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसे तुरंत करेक्ट नहीं करना चाहिए, पहले उसे बोलने का, अपने विचार को रखने का, इनोवेटिव थिंकिंग के लिए उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे तुरंत करेक्ट नहीं करना चाहिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, और डी के अंदर आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर कि फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग फाउंडेशन फॉर नॉलेज, कि एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, लेक्चर मेथड यूज करना चाहिए, किसी को समझाते रहना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, बस बोलते रहना चाहिए, ताकि आप बच्चे के अंदर नॉलेज के लिए एक फाउंडेशन, ज्ञान के लिए एक फाउंडेशन, एक बेस तैयार कर सके, कि भाई सब कुछ आपको ज्ञान बताना है, ये फैक्ट के रूप में बताते जाना है, ये बोला जा रहा है एज ए टीचर को ये काम करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, बेस्ट चीज क्या हो सकती है टीचर के लिए, बीइंग ए टीचर आप क्या करेंगे, आप अपने बारे में बताइए। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि जब कोई बच्चा आपके सामने कोई आइडियाज लेकर के आता है, ठीक है, कुछ नई चीज इनोवेशन के लिए आपके पास आके आपसे कम्युनिकेट करता है, तो उस टाइम बच्चे को करेक्ट नहीं करना चाहिए, उस टाइम ये नहीं बोलना चाहिए कि बेटा ये गलत है, ये सही है, उस टाइम उसको बोलने देना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए इस तरह की चीजों के लिए, क्योंकि नई चीज जब कोई इनोवेशन होता है तब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी और उसके बाद उसे रेक्टिफाई किया जाएगा, उसे इमीडिएट उसको रोकना नहीं चाहिए, उसे टोकना नहीं चाहिए, उसे तुरंत एकदम करेक्शन नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा स्टेज पे जा रहा है
और मान लीजिए स्टेज पे जाता है और फिर वो कुछ गलतियां करता है, इमीडिएट नहीं होता, तो उसी टाइम उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। उसे पहले उसे परफॉर्मेंस जो भी वो परफॉर्म कर रहा है उसे करने देना चाहिए। बाद में उसे आप बोल सकते हैं कि बेटा इस चीज को ये करना था या ये करना था, ये चीज ऐसे बेस्ट तरीके से होता है, इस तरह का। अगर आप पहली बार ही उसे मना कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा कभी भी न्यू आइडियाज को लेकर के आपसे कम्युनिकेट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में केस स्टडी है, केस स्टडीज को समझते हैं। और मैं कई बार बोल चुका हूं आपसे कि केस स्टडी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। ये कुछ जो 2-4 चीजें जो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। केस स्टडी हो गया, कोई साइकोलॉजिकल टर्म है, कोई थ्योरी है, ये 2-4 चीजें जो है हमेशा क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा। किसी भी पेपर को उठा लीजिए, किसी भी साल के पेपर को उठा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, या टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप अपेयर हो रहे हैं, किसी भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या डीएसएसबी हो या यूपी पीसीएस से जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, यूपी टेट कंडक्ट किए जाते हैं, रिट एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं या फिर आरटेट कंडक्ट किया जा रहा है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, कहीं भी सेंटर का या स्टेट का, हर एग्जाम में आपसे केस स्टडी वाला क्वेश्चन और किसी भी साइकोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, और थर्ड जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं कोई भी थ्योरी, इन 3-4 चीजों को कॉम्बिनेशन बना के आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो इन सब के लिए स्पेशल तैयारी आपकी होनी चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन को। Seema is desperate to score A plus grade in an examination. As she enters the examination hall and the examination begun, she becomes extremely nervous. एक बच्ची है जिसका नाम सीमा है, वो A+ स्कोर करना चाहती है, उसके लिए डेस्परेट है, बहुत उत्साहित है कि मुझे करना है ऐसा सोच के। और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करती है तो एकदम क्या होता है, जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है तो सी बिकम एक्सट्रीमली नर्वस, वो बहुत नर्वस हो जाती है। हर फीट गो कोल्ड, उसके पैर बड़े ठंडे पड़ जाते हैं। हर हार्ट स्टार्ट पाउंडिंग एंड सी इज अनेबल टू आंसर प्रॉपरली, मतलब हार्ट बीट बढ़ गई बच्चे की, थोड़ा पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उससे नर्वसनेस फीलिंग हो जाती है इस तरह से बच्चे के अंदर। और जो टारगेट लेके आए थे कि मुझे एग्जाम में A+ स्कोर करना है, उसके लिए वो कमिटेड नहीं हो पाती, मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है जहां वो नर्वस काफी ज्यादा फील करती है। तो आपको ये बतानी है कि द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज दैट, इसके लिए जो सबसे मेन कारण है वो क्या है जिसकी वजह से ये इस तरह की सिचुएशन उस बच्चे के साथ हो गया है, वो जो बच्ची इस तरह से क्यों फेस कर रही है, जो ये टारगेट लेके आई थी A+, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो नर्वस होने की वजह क्या है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में आपसे बोला जाए, यानी कि ए ऑप्शन में आपसे बोला जाए, सी मे नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन। हो सकता है वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, इस प्रिपरेशन को लेकर के, इस वजह से वो ऐसा फेस कर रही है। अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है, सी मे बी थिंकिंग एक्सेसिवली अबाउट द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। वो रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा एक्सेस होकर के जो सोच रही है, शायद इस वजह से वो नर्वस का शिकार हो रही है बच्ची। सी आपसे बोला जा रहा है, इन्विजिलेटर टीचर ऑन ड्यूटी मे बी हर क्लास टीचर एंड सी इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। हो सकता है कि जो इन्विजिलेटर है, यानी कि जो ड्यूटी पे जो टीचर आए वो उनकी क्लास टीचर हो और वो जो मैडम बड़ी स्ट्रिक्ट है, इस बात को लेकर के वो नर्वस हो गई है। अच्छा, डी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि सी मे नॉट बी एबल टू डील विद द सडन इमोशनल आउटब्रस्ट, जो एकदम जो उसके अंदर जो इमोशनली जो डिस्टर्ब हो गई है बच्ची, तो एकदम सडन जो इमोशन जो उसके हावी हो रहा है उसके ऊपर, इस वजह से वो नर्वस हो, क्योंकि वो एकदम ही सोच रही है कि मुझे A+ स्कोर करना है, तो उस वजह से एकदम जो सडन उसके अंदर जो इमोशन आ गए हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये वजह है उसके नर्वसनेस की। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप एक बार अटेम्प्ट करिए। तो देख लेते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है कि भाई वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ये नॉट कॉन्फिडेंट, ऐसा नहीं है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं होती तो A+ स्कोर के बारे में सोचती नहीं बच्ची, यानी कि ये तो दिख रहा है कि जो बच्ची सीमा है वो कॉन्फिडेंट तो है, यानी कि वो A+ के बारे में नहीं दिया तो वो फिर फेल ना हो जाए इस तरह के बारे में सोचती, लेकिन वो बच्ची तो सोच रही कि मैं A+ ग्रेड लेके आना है, तो ये कॉन्फिडेंट ना होने की वजह तो है, दिखती नहीं इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, बी में आपसे बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा सोचती है, वो रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रही, वो प्रिपरेशन है, वो डेस्परेट है, उस चीज को लाने के लिए प्रतिबद्ध है, आप ये बोल सकते हो।
इन्विजिलेटर से कोई मतलब नहीं है, बच्ची प्रिपेयर है, उसका एम है, तो इन्विजिलेटर से कोई मतलब नहीं है उसको, ये रीजन नहीं हो सकता। यानी कि तीनों ऑप्शन तो लग नहीं रहा। अब डी ऑप्शन देख लें। डी में हाँ एक सडन इमोशनल जो उसके अंदर इमोशन जो बच्चे के अंदर आ गया है जिसके वो डील नहीं कर पा रही, वो एग्जाम से पहले, एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम फोबिया आप कह सकते हैं कि एकदम वो सोच नहीं पा रही कि मैं क्या करूं, एकदम सडन जो सिचुएशन क्रिएट हो गई बच्चे के अंदर, तो ये इसका रीजन है जिसकी वजह से उसके पैर ठंडे हो गए, हार्ट बीट तेज हो गए। ये इसका एक वजह है जिसकी वजह से वो नर्वस हो रही है कि वो एक सडन इमोशन हो गए, इमोशनली थोड़ा सा बच्ची हो गई है, इमोशनल हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने नर्वस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो गया, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको लग रहा है कोई मिस्टेक हो गई है, अगर कहीं मुझे लगता है आपको कि करेक्शन की जरूरत है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स सेट प्रिपरेशन, जिसमें मैं रोज शाम को 7 बजे टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो लेके आता हूँ, जो आपके टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसके प्रिपरेशन में काफी यूजफुल है, जिसमें मैं टीचिंग पेडागोजी और चाइल्ड साइकोलॉजी के टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ आजकल। और इसके अलावा सुबह 7 बजे भी मैं करंट अफेयर की वीडियो लेके आता हूँ, जो आपके हर तरह के एग्जाम में जब करंट अफेयर या जनरल स्टडीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल है। तो इन दोनों वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस चैनल पे, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही है।